बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के ऊपर और ये हमारा डीएसएम की कैटेगरी का 6वां लेक्चर चल रहा है। सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर को अगर आप सिंपल टर्म्स में समझेंगे तो जब भी किसी बच्चे को सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करने में, बात करने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप इस डिसऑर्डर में देखें। अब वो कैसे, जैसे हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीके से बात करता है। स्कूल में अगर है तो वो मुख्तलिफ़ तरीके से बात करेगा, घर में मुख्तलिफ़ तरीके से, दोस्तों के साथ मुख्तलिफ़ तरीके से, मस्जिद में या खुशी जहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है वहाँ मुख्तलिफ़ तरीके से बात करेगा, जहाँ पे सीरियस होना है वहाँ पे सीरियस होगा। लेकिन जब किसी इंसान को, किसी बच्चे को इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बात करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, वो उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ना बात कर पा रहे हो, तो आप इस डिसऑर्डर में देखेंगे। अगर मैं इसको और भी आसान करके समझाऊँ तो जब भी किसी इंसान को या किसी बच्चे को ये समझ ना आ रही हो कि उसने कब, किससे, कैसे, क्या बात करनी है, या कब, कौन, इससे, कैसे और क्या बात कर रहा है, तो आप समझें कि उसको सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिसऑर्डर है और आपको जब मैं सिम्टम्स बताऊंगा तो आपको मुख्तलिफ लोगों में ये सिम्टम्स नज़र भी आएंगे। आज के लेक्चर में हम क्या कुछ देखेंगे, हम देखेंगे कि केस शेयर करूँगा जिससे मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से सिम्टम्स हमने देखे थे। इसके अलावा आपको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सिम्टम चेकलिस्ट एक बनाएंगे कि आपके पास कौन कौन से सिम्टम्स की चेकलिस्ट होनी चाहिए जो आप चेक कर सकते हैं जब आपके पास ऐसा क्लाइंट आए। ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट क्या कुछ कर सकता है और स्पीच थेरेपिस्ट क्या कुछ कर सकता है, कौन कौन से टेस्ट अप्लाई हो सकते हैं और कौन कौन सी थेरेपीज़ जो हैं वो अप्लाई की जा सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं केस से। मैं अक्सर आप लोगों के साथ लेक्चर्स के अंदर केसेस शेयर करता हूँ क्योंकि हमारे स्कूल्स के साथ प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो मुख्तलिफ केसेस हमारी ऑब्जर्वेशन से गुजरते हैं। तो एक फ़ीमेल साइकोलॉजिस्ट मेरे पास आई, उनके पास एक केस था क्लास 4 का, ग्रेड 4 का एक बच्चा था। टीचर्स ने उनको कहा था कि क्लास में बोलता नहीं है, ये बहुत चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, कोई बात शेयर नहीं करता, तो आप इसको देखेंगे इसके साथ इशू क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके 5 सेशंस हो गए हैं लेकिन बच्चा स्टार्टिंग से ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा था जैसे बहुत कम, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो हाँ ओके ठीक है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे रेपो बिल्ड हुई तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा सर ये अब शेयर तो करता है लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आया कि ये इसके कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं है, ये कोई एक्सप्रेशंस देता ही नहीं है। अगर इसने कोई तकलीफ दे बात भी बतानी है तो भी सेम एक्सप्रेशंस हैं और अगर ये बहुत खुशी की बात भी बता रहा है तो भी सेम एक्सप्रेशन है। उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगता है जैसे इमोशनलेस हैं। इस डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर बहुत सिलेक्टिव किस्म के एक्सप्रेशन देते हैं। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जब बहुत सीरियस बात हो रही होगी तो वो मुस्कुरा रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे, या फिर बहुत हंसी वाली बात होगी और वो बहुत सीरियस बैठे हुए होंगे। तो बहुत सिलेक्टिव किस्म के उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशंस जो हैं सिचुएशंस के साथ मैच नहीं कर रहे होते। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ना सिर्फ ये कि वो खुद एक्सप्रेशंस नहीं दे रहा, उन्होंने कहा कि मैंने ये नोट किया ये मेरे एक्सप्रेशंस भी नहीं नोट कर पा रहा। इसको अगर मैं कोई एक्सप्रेशन देती हूँ, स्माइल पास करती हूँ, मैं अगर नाराज़गी का इजहार करती हूँ एक्सप्रेशंस के थ्रू, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये शायद थोड़ा सा बदतमीज़ होने का, लेकिन नहीं, वो मेरे एक्सप्रेशंस नोट ही नहीं कर पाता। अगर मैं उसको बहुत स्माइल पास करती हूँ, मैं चाहती हूँ वो मुस्कुराए, तो वो बिल्कुल कोई एक्सप्रेशंस नहीं देता, वो समझ ही नहीं पाता कि मैं इसकी बात से खुश हूँ। तो इस डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं ना सिर्फ वो खुद एक्सप्रेशंस नहीं दे पा रहे होते, वो उनको दूसरों के एक्सप्रेशंस की भी समझ नहीं आ रही होती। आप अगर उनकी तरफ मुस्कुराएंगे तो भी उनको समझ नहीं आएगा कि आप उनसे खुश हैं, या आप उनको गुस्से का इजहार करेंगे तो भी उनको वो पिक नहीं कर पाएंगे कि आप उनसे गुस्सा हो रहे हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई कि ये बच्चा तकरीबन तमाम सिचुएशंस में सेम ही तरीके से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि सर एक ऐसा हो ना कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, बच्चा थोड़ा सा मेरे साथ बात करने के लिए अपनी टोन ऑफ वॉइस, अपना कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज कर ले, टीचर के साथ थोड़ा चेंज कर ले या बच्चों के साथ चेंज कर ले, तो वो नहीं कर रहा, वो तकरीबन सेम ही जा रहा है। तो इस डिसऑर्डर के बच्चे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो चेंज नहीं कर पाते, उनको मुश्किल होती है। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो जैसे वो प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं, स्कूल में खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, वैसे ही जाके वो क्लास में भी उसी तरह से बात कर रहे होते हैं टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ भी अक्सर उसी तरीके से बात कर रहे होते हैं, उसी स्टाइल में जैसे वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि जब भी वो बच्चे से मिलती हैं अगर कहीं बाहर, तो बच्चा काफ़ी दूर खड़ा होकर बात करता है। वो बात कर रहा होता है, वो काफ़ी दूर खड़ा होता है, ये नहीं कि थोड़ा सा करीब आके बात करे, कि एक रूल है ना, सोशल रूल है कि आप थोड़ा इतने करीब हो कि आपको एक दूसरे की बात समझ आ सके। वो दूर खड़ा रहता है और उसको इस बात की समझ भी नहीं आती कि वो इतना दूर खड़ा हुआ कि यहाँ पे हम कैसे बात कर सकेंगे। तो इस डिसऑर्डर में जो बच्चे होते हैं वो अक्सर ऐसे ही करते हैं, या तो वो इतने करीब आके खड़े हो जाते हैं आपके कि उनको समझ नहीं आती कि यार इतने करीब खड़े होकर बात नहीं करते, या वो इतने दूर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इतने दूर खड़े होकर भी बात नहीं करते। तो वो सोशल रूल्स को, कम्युनिकेशन के सोशल रूल्स को नहीं समझ पा रहे होते। इसके अलावा जो उन्होंने मुझे बात बताई कि उन्होंने कहा कि सर जितने सेशंस भी मेरे साथ हो गए हैं, इसने कभी खुद से सलाम नहीं किया और सलाम का जवाब भी इतना ख़ास नहीं देता। मतलब वो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी को सलाम नहीं कर पा रहे होते, किसी को मुबारक नहीं दे पा रहे होते, ठीक है,
इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो बहुत लिमिटेड किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, येस नो में आंसर करेंगे, या फिर इतनी डिटेलिंग में चले जाएंगे, इररेलेवेंट डिटेलिंग, कि अगला बंदा तंग हो जाता है कि यार इन बातों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके अलावा जो उन्होंने मुझे बताया कि ये बच्चा जो है इसकी कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, ये दोस्त नहीं बना पा रहा, ठीक है, इसकी दोस्ती नहीं है। तो इस डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं उनका, क्योंकि ऑलरेडी उनको कम्युनिकेशन नहीं आता, वो ना अपने एक्सप्रेशन शो कर पाते हैं ना दूसरों के एक्सप्रेशन समझ पाते हैं, तो जाहिर है उनकी दोस्ती भी नहीं होती, उनके बिल्कुल ना होने के बराबर दोस्त होते। तो ये जब उन्होंने मुझे सिम्टम बताए तो मुझे तो उस टाइम बीइंग हॉनेस्ट को समझ नहीं आई थी कि क्या इशू है। वो कह रहे थे कि सर इसका बिहेवियर प्रॉब्लम है या फैमिली की तरफ से कोई इशू है। तो जब हमने फैमिली से हिस्ट्री ली तो पता चला कि 13 बहन भाई हैं, ठीक है। तो एक हुआ कि शायद इसको सोशल एंजाइटी ना हो, फिर हुआ कि नहीं सोशल एंजाइटी नहीं है तो क्या डिसऑर्डर हो सकता है। तो हमने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में देखा तो ये डिसऑर्डर हमारी नज़र से गुजरा। फिर हमने इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखा। जब हमने इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखा, और अगर आप इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे तो वहाँ अगर आप क्राइटेरिया ए में देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है क्राइटेरिया ए में कि डिफ़िकल्टी इन सोशल क्यूज़ वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें उन्होंने मजीद 4 ऑप्शन दिए। अगर पहला ऑप्शन आप वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन फॉर सोशल पर्पसेस, ठीक है। जैसे सोशल पर्पसेस, आप किसी को सलाम दुआ करते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, किसी चीज़ की मुबारक देते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो बच्चे को इस चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही हो। आपने अगर अक्सर ऐसे बच्चे देखे हों जो जैसे दोस्तों के साथ सलाम करते हैं वैसे ही जाके बड़ों के साथ भी सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम यार क्या हाल है आपका, ठीक हो, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आप देखते हैं कि शायद सोशल प्रैग्मेटिक के अंदर उसको प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप इसमें दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ इनएबिलिटी टू चेंज कम्युनिकेशन टू मैच द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लिसनर, मीन्स के लिसनर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बच्चा कम्युनिकेट ना कर सकता हो। इसकी मैं एग्जांपल पीछे भी दे चुका हूँ कि एक बच्चा अगर प्ले ग्राउंड में जैसे खेल रहा है तो टीचर के साथ तो बात करने का स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए, तो बच्चा वैसे ही सेम तरीके से बात वहाँ भी कर रहा हो। या आप देखें कि वो फॉर्मल लोगों से बात करते करते, प्रिंसिपल्स या किसी और बंदे से, घर के बड़ों से बात करते करते भी इनफॉर्मल हो जाए, ठीक है, तो वो आप इसमें देखते हैं, मतलब बड़ों से और छोटों से वो एक ही टोन में बात कर रहा हो। ये नहीं कि वो बदतमीजी शो कर रहा हो, मतलब उसको आप सिखाएं भी लेकिन उसको ये ना हो कि वो बदतमीजी कर रहा है, बट उसका टोन जो है वो ऐसा ही हो, उसका कम्युनिकेशन पैटर्न ऐसा ही डेवलप हो। इसमें अगर आप तीसरा देखेंगे, तीसरे में उन्होंने लिखा हुआ है कि डिफ़िकल्टी फॉलोइंग रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग या टेकिंग टर्न्स। इसमें बच्चे को अपनी बारी का इंतज़ार करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, मीन्स कि अगर आप ग्रुप में बैठे हुए बात करें तो वो बात बार बार बीच में इंटरप्ट कर ले, आपकी बात को बार बार टोकना शुरू कर दे आपकी बात को, या बैक फोर्थ कम्युनिकेशन उससे ना हो पा रहा हो। मीन्स अगर आप उससे कोई बात करें, अगर आपकी उससे एक टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, आज के मौसम के ऊपर बात चल रही है, आज का मौसम कैसा है, आप उसके साथ बात करें तो वो एक तो टॉपिक के ऊपर रहे, ठीक है। अगर ग्रुप में बात करें तो बार बार इंटरप्ट कर दे, अगर नहीं इंडिविजुअल बात करें तो वो टॉपिक से शिफ्ट ना कर दे, मौसम से कहीं और शिफ्ट ना कर दे, बार बार बात को आप बार बार उसको मौसम के ऊपर लेकर आएँ। बैक और फोर्थ कम्युनिकेशन कर रहा हो, बैक और फोर्थ कम्युनिकेशन कहते हैं कि अगर आप उससे कोई बात करें तो वो उसको प्रॉपर्ली सुन रहा हो, समझ रहा हो और आंसर कर रहा हो, फिर आपसे भी कुछ पूछ रहा हो। अगर वो ओके ठीक है इतना ही बात कर रहा हो, फिर अपनी मर्ज़ी की बात कर रहा हो, तो वो समझें कि वो डिफ़िकल्टी है उसको इसके अंदर। या फिर आप उसको देखेंगे कि अगर वो आपको कोई स्टोरी टेल कर रहा है, कोई बात बता रहा है, कोई इवेंट शेयर कर रहा है और आपको उस बात समझ नहीं आई, आप उसको कहेंगे यार मुझे समझ नहीं, यहाँ से दोबारा समझाओ, तो उसको दोबारा समझाने में मुश्किल हो जाए, ठीक है। दोबारा भी अगर वो समझाने लगे तो सेम वही अल्फाज, वही चीज़ें उसी तरह से रिपीट करे जैसे उसने पहले समझाई हैं, तो वो बात को रीफ्रेज ना कर सकता हो। चौथा अगर आप इसके अंदर देखेंगे, चौथा उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग विच इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। इसमें होता ये है कि जो बात आपने उनको वाज़े तौर पे नहीं बताई, क्लियरली नहीं समझाई ना, वो उनको समझ नहीं आएगी। और इसके आगे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा वो मेकिंग इन्फ्रेंस। मेकिंग इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि वो बात को कंक्लूड करें, जो बात आपने उसको बताई है उस बात में से वो मतलब निकालें कि आप समझाना क्या चाहते हैं। मैं आपको ना बहुत डिटेल में हर बात का मतलब समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बच्चे को बोलें कि कल आपका इस चीज़ का टेस्ट है और इसको आप ये जो इस चीज़ का टेस्ट है इसको घोल के पी जाएं, तो वो इसको ऐसे ही समझेगा जैसे आपने बताया कि सर ने कहा है कि इसको घोल के पी जाओ, का मतलब है कि इसको शायद पानी में मिक्स करके पी जाओ। वो सोचने लग जाएगा यार इसको पानी में मिक्स करके पीने से क्या मुझे याद हो जाएगा। वो उस टाइम पे ये सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि इसका मतलब है कि मैं इसको ठीक तरीके से याद करूँ, इसको इतना याद करूँ कि ये मेरे जहन में बिल्कुल बैठ जाए। वो इसको ऐसे नहीं समझेगा। या इसकी एक और एग्जांपल लें कि एक वो किसी से पूछे भाई आप कैसे हो, आप ठीक हो, वो आगे से बुरे एक्सप्रेशन को बोले हाँ ठीक हूँ क्या हुआ, तो वो इसको ऐसे ही समझेगा कि उसने कहा है कि हाँ वो ठीक है। वो ये नहीं समझेगा कि इसके एक्सप्रेशन जो थे वो इसकी टोन के पीछे मतलब कुछ और था, वो इसको इस तरह से नहीं समझेगा। इसमें उन्होंने और भी ऑप्शंस लिखे होंगे, अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखेंगे
तो उसमें आइडम्स है, ह्यूमर है, ठीक है, मेटाफर्स है और वर्ड्स प्ले है। इसका भी मैं आपको मतलब समझाता हूँ। जैसे उसको मुहावरे समझ नहीं आते, अगर आप उसको बोल देना कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो उसको यही समझ आएगा जैसे बाहर वाकई में बिल्लियों की और इन चीज़ों की बारिश हो रही है, ठीक है। उसको ये नहीं समझ आएगा कि इसका मतलब है कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मुहावरे उनको समझ नहीं आते। अगर आपने कोई ऐसे जोक्स बताए जो डबल मीनिंग है, डबल मीनिंग जोक्स उनको नहीं समझ आएंगे, ठीक है। आपने वर्ड्स प्ले किया, जैसे अगर आप बोलते हैं यार आज मैं बहुत भारी महसूस कर रहा हूँ या आज का दिन बहुत भारी है, तो वो सोचता रहेगा कि क्या भारी चीज़ है, ये क्यों भारी हुआ है, इसने वो कुछ खाया है, कुछ किया, तो उसको मतलब वो ये नहीं समझ पाएगा कि इसके कहने का मतलब ये था कि आज मैं बहुत भारी महसूस कर रहा हूँ, मीन्स कि आज मैं बहुत बोझिल हूँ, मेरे जहन पे कोई बोझ पड़ा हुआ है। वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, वर्ड्स प्ले को वो नहीं समझ पाता, ठीक है। इसमें अगर आप दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं तो दूसरा क्राइटेरिया बी जो है, क्राइटेरिया बी मैंने लिखा हुआ है लिमिटेशन इन कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, वो सब चीज़ें कि इसकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट आ रहा हो, इस उसके सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो लोगों से कम्युनिकेट ना कर पा रहा हो, पार्टिसिपेट ना कर पा रहा हो, ठीक है। उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस या ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस जो है वो भी डाउन होती जा रही हो। क्राइटेरिया सी अगर आप देखेंगे तो वो भी वही है कि अर्ली ऑनसेट होना चाहिए, अर्ली डेवलपमेंट वाला ऑनसेट होना चाहिए। और क्राइटेरिया डी में उन्होंने लिखा हुआ है कोई मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल रीज़न ना हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ना हो, ऑटिज्म ना हो, कोई और मेंटल डिसऑर्डर भी ना हो इसके अंदर, तो आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ये था डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। मैंने कोशिश की आपको डिटेल में ये समझा दूँ। अब आते हैं कि अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आ जाए तो कौन से सिम्टम्स आपने उसमें नोट करने हैं। मैं आपको सिम्टम्स की चेकलिस्ट देता हूँ, वन बाय वन मैं आपको नाम बताऊँगा। एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सारी डिटेल्स के अंदर, पीछे मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने उनको नोट करना है और आपने उनको उसी तरह से कंफर्म करना है जब भी आपके पास इस किस्म का क्लाइंट आए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सिम्टम जो आपने देखना है कि उनको डिफ़िकल्टी हो लोगों के जेस्चर्स को समझने में, लोगों के एक्सप्रेशंस को समझने में, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही हो। दूसरा आपने ये देखना है कि उनके अपने जेस्चर्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हों, लाइक वो वेव करके, ऐसे जैसे वेव करके किसी के साथ बात करते हैं या पॉइंट आउट करके बात करते हैं तो उनको वो ना हो पा रही हो। उनका आई कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत लिमिटेड हो, वो मेंटेन ना कर सकते हो आई कॉन्टैक्ट को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को मॉडिफाई ना कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एज, किस एज का बंदा है, क्या रिलेशन है मेरा उसके साथ, या उसकी डिमांड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई ना कर सकते हो। इसके अलावा उनके अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत लिमिटेड हों, अपने इमोशंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हों, वो एक्सप्रेस ना कर पाते हो अपने आइडियाज़ को। अच्छा, जो मीनिंगफुल लैंग्वेज है, जो मैंने आपको बताया था गहरी बातें हैं, उनको वो समझ ना आती हों, ठीक है। उनको कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होता हो, लोगों से बात करने में, अपनी बारी का इंतज़ार करने में, और टॉपिक पे रहने में, टॉपिक से शिफ्ट ना होने में, ठीक है, ना हो वो अगर। इसके अलावा लिमिटेड एबिलिटी टू रिपेयर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, मींस कि अगर वो किसी से बात कर रहे हैं और उसके दरमियान कोई ख़राबी आ गई तो कम्युनिकेशन को कहीं से दोबारा वहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकें। वो उनको समझ ना आए कि कहाँ से टूटा था, कहाँ से अब दोबारा स्टार्ट करना है। तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही हो कि वो मैंने आपको पहले जैसे बताया, वो किसी को कोई बात बता रहे थे और किसी ने उसको कह दिया कि वो समझ नहीं आई, तो अब उनको दोबारा से रीफ्रेज ना कर पा रहे हो। इसके अलावा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इसके अलावा आखिरी सिम्टम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो या तो बहुत कम बातें लोगों के साथ शेयर करें, हाँ हम ओके मैं आंसर कर रहा हूँ, या फिर बहुत एक्सेसिव किस्म की, इररेलेवेंट किस्म की बातें बताना शुरू कर दें जो टॉपिक से रिलेटेड ना भी हों, ठीक है। तो ये एक सिम्टम चेकलिस्ट है। जब भी आपके पास बच्चे आएँ तो आप इन सिम्टम्स को चेक करके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख सकते हैं, फिर आप सिम्टम्स को कंफर्म भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आपने इनको किन डिसऑर्डर्स के साथ डिफरेंशिएट करना है। ये सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर जो है मुख्तलिफ डिसऑर्डर से बड़े आराम से एकदम को मॉर्बिड हो जाता है, आपको डिफरेंशिएट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो पहला डिसऑर्डर जिससे आपको इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म के बच्चों में भी सोशल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा फुकदान होता है, वो भी तकरीबन सेम ऐसे ही बिहेव कर रहे होते हैं। अब आप इसको इससे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ऑटिज्म में एक क्लियर सिम्टम होता है जिसको बोलते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर्स, उनके बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। अगर बच्चे में वो हैं तो आप उसको ऑटिस्टिक ही डिक्लेयर करेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर आप सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर में करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर बचपन में उसको पहले जो थे वो रिपीटेटिव बिहेवियर थे और अब नहीं है, अब से सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर है, तो भी आप उसको ऑटिज्म ही डायग्नोज करेंगे। लेकिन अगर आपको केस हिस्ट्री से पता चलता है कि उसके रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं थे तो फिर आप उसको सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा डिसऑर्डर जिससे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो है ADHD। ADHD का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सोशल कम्युनिकेशन के ऊपर। आप इसको ADHD से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसका सिंपल सा एक मेजर सिम्टम है, वो है हाइपर एक्टिविटी। अगर बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है, इनअटेंटिवनेस है, तो वो ADHD में जाएगा।
और उसका एक पूरा क्राइटेरिया आप उसको मीट करेंगे। अगर वहाँ पे आता है तो फिर आप उसको ADHD डायग्नोज करेंगे, अदरवाइज आप उसको सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर ही डायग्नोज करेंगे। तीसरा डिसऑर्डर जिससे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि वहाँ पे भी सोशल कम्युनिकेशन का बहुत इशू होता है, बच्चा जो है बहुत कम सोशली कम्युनिकेट करता है। लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, बच्चा एडॉप्टिव फंक्शनिंग उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे एडॉप्टिव फंक्शनिंग का कोई मसला नहीं होता, और मैं आपको बता चुका हूँ कि एडॉप्टिव फंक्शनिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं देखा वो लेक्चर तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का लेक्चर आप वहाँ पे देख के उसको सीख सकते हैं। चौथे नंबर पे जिस डिसऑर्डर से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी और सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर जो हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। सोशल एंजाइटी का जो डिफरेंस है ना वो समझें। सोशल एंजाइटी में बच्चे को या इंसान को कम्युनिकेशन आता है, बात करने का तरीका आता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी बात करने का तरीका आता है, लेकिन वो एंजाइटी की वजह से नहीं कर पाता। यहाँ पे ये होता है कि बच्चे को कम्युनिकेट करना ही नहीं आता। एंजाइटी इज़ नॉट एन इशू, उसको कम्युनिकेट करना ही नहीं आता, तो इसलिए सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से डिफरेंट है। फिर से बता रहा हूँ, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में बच्चे को या इंसान को कम्युनिकेट करना आ रहा होता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन वो एंजाइटी की वजह से नहीं कर पाता। अगर बच्चा एंजाइटी की वजह से नहीं कर पा रहा तो वो एंजाइटी है। अगर वो एंजाइटी नहीं है, बस उसको करना ही नहीं आता, तो फिर आप सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। अब आ जाते हैं आपने इसका ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाना है। अगर आपके पास ऐसा बच्चा आता है तो सबसे पहले आप उसकी केस हिस्ट्री लें, माइलस्टोन चेकलिस्ट देखें, सिम्टम्स को कंफर्म करें, और सिम्टम्स को कंफर्म करें थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। प्लान्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए आपके पास, जिससे आप 1 बाय 1 सारे सिम्टम्स को कंफर्म कर लें। कोई फैक्टर्स आइडेंटिफाई होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या जो उसको ट्रिगर कर रहे हैं, वो भी आइडेंटिफाई कर लें, एक रिपोर्ट बनाएं और इसको स्पीच थेरेपिस्ट को रेफर कर दें। अब इसके साथ आप भी काम कर सकते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट भी काम कर सकता है, लेकिन आप अगर अपनी अपनी डोमेन्स में काम करेंगे तो बड़ा अच्छा कंबाइन मिल के दोनों काम कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी थेरेपीज़ की ज़रूरत है आप अप्लाई करें, जहाँ पे उनको कम्युनिकेशन थेरेपीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर डिसऑर्डर में कि कम्युनिकेशन थेरेपीज़ में एक्सपर्टीज़ जो हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट की होती हैं। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप उनको रेफ़र कर दें, आपकी जिसमें है CBT में है, आपकी बिहेवियल थेरेपीज़ में है, आपकी फैमिली थेरेपी में, आप उसमें वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी डोमेन में नहीं करें, उसको रेफ़र कर दें। आप वो क्या कर सकते हैं, देखें, सबसे पहले वो जो इनिशियल असेसमेंट करेंगे उसमें क्लिनिकल इंटरव्यूज़ अपने करेंगे, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कुछ टेस्टिंग और कुछ स्केल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से टेस्ट या स्केल्स अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको 1 बाय 1 उनके नाम बताता हूँ, आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। फिर कभी लेक्चर्स में मैं आपको उनकी डिटेल्स भी बता दूंगा। सबसे पहला टेस्ट जो वो अप्लाई कर सकते हैं वो है क्लिनिकल एवेल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज फंडामेंटल, वो अप्लाई किया जा सकता है। टेस्ट ऑफ प्रैग्मेटिक लैंग्वेज जो सेकंड एडिशन वाला है वो अप्लाई किया जा सकता है। कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट फॉर स्पोकन लैंग्वेज की जा सकती है। प्रैग्मेटिक लैंग्वेज स्किल्स इन्वेंट्री अप्लाई की जा सकती है। टेस्ट ऑफ नैरेटिव लैंग्वेज किया जा सकता है। फंक्शनल कम्युनिकेशन प्रोफाइल की जा सकती है। टेस्ट ऑफ नैरेटिव लैंग्वेज ये भी सेकंड एडिशन वाला किया जा सकता है। सोशल कम्युनिकेशन क्वेश्चनर अप्लाई किया जा सकता है। चिल्ड्रन कम्युनिकेशन चेकलिस्ट अप्लाई की जा सकती है। सोशल लैंग्वेज डेवलपमेंट टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। फंक्शन कम्युनिकेशन प्रोफाइल अप्लाई की जा सकती है। ये टेस्ट और इन्वेंटरीज अप्लाई करके काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और उसके बाद फिर आप अपनी थेरेपीज़ को सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी थेरेपीज़ आपने अप्लाई करनी है। अब कोई एक स्पेसिफिक थेरेपी इस डिसऑर्डर में अप्लाई नहीं की जा सकती, इसमें कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी। अगर आप मिक्स लेके चलेंगे तो बड़ा अच्छा थेरेपी आप उस पर कर सकते हैं। थेरेपीज़ के लिए आप कुछ अप्रोचेज़ भी अपने जहन में रखें, कुछ 3-4 अप्रोचेज़ मैं आपको बताता हूँ, वो आप अप्रोचेज़ अपने जहन में रखेंगे तो वहाँ से आपका ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। पहली अप्रोच जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है सोशल थिंकिंग अप्रोच। दूसरी है द हेनेन सेंटर प्रोग्राम। पिवटल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट तीसरा है, और सोशल कम्युनिकेशन, इमोशनल रेगुलेशन एंड ट्रांजेक्शनल सपोर्ट। इन अप्रोचेज़ को आप ज़रा स्टडी करें और इससे आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप अपनी थेरेपीज़ को किन अप्रोचेज़ के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी थेरेपीज़ का कम्बिनेशन लेके आप चल सकते हैं, जैसे सोशल स्किल्स ट्रेनिंग आप करा सकते हैं, रोल प्लेइंग एंड मॉडलिंग हो सकती है, वीडियो मॉडलिंग हो सकती है, वीडियो फीडबैक हो सकता है, बिहेवियरल इंटरवेंशंस हो सकती हैं, CBT अप्लाई हो सकती है, सोशल स्टोरीज़ की जा सकती हैं, पीयर मीडिएटेड इंटरवेंशंस की जा सकती हैं, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन की जा सकती है, ग्रुप थेरेपी की जा सकती है, जो सेम इशू के बच्चे होंगे उनके साथ स्क्रिप्टिंग एंड सोशल स्क्रिप्ट्स किए जा सकते हैं, और पेरेंट्स और केयर गिवर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स भी की जा सकती हैं। तो मैंने कोशिश की आपको काफ़ी डिटेल में सारा डिसऑर्डर समझाया है। आई होप सो मैंने इजी करके समझाया हो,
आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। हमारे से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।